जूठन खंड 2 के पिछले एपिसोड में हमने कुछ खास प्रसंगों पर चर्चा करी थी, जिसमें प्रमुख था इनका अस्मिता अध्ययन केंद्र की स्थापना और उससे लेकर इनके वरिष्ठ अधिकारी केपी सिंह जी से इनकी नोकझोंक, उसके बाद हरिजन से दलित, जिसमें इन्होंने छोटी सी एक आत्मकथा का 20-25 पन्नों में ब्यौरा दिया था, जिसे लोगों ने काफी अप्रिशिएट किया और पाठकों के लगातार ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के पास खत आने लगे कि इस आत्मकथा को पूरा करें। और फिर सिलसिलेवार किस तरह जूठन लिखने का सिलसिला इनका आरंभ हुआ। अब आगे आभासी दुनिया के मेरे दोस्तों, शालिनी बोल रही हूं। जय भीम, हुल जौहार। 1990 का दशक गहरी उथल पुथल का था। बाबरी मस्जिद को जमी दोष करने की घटना, सांप्रदायिक उन्माद, जातीय दंगे, धार्मिक दंगे, मंडल आयोग, पिछड़े वर्गों की लामबंदी, जातीय ध्रुवीकरण, आरक्षण विरोध, आत्मदाह की घटनाएं, उत्तराखंड आंदोलन आदि राजनीति ही नहीं सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर रही थी। मंडल आयोग ने उत्तराखंड को ज्यादा ही प्रभावित किया था। यहाँ मंडल आयोग का विरोध बड़े पैमाने पर हुआ था, जिसकी आंच समूचे पर्वतीय क्षेत्र को अपनी चपेट में ले चुकी थी, जिसमें दलितों के विरुद्ध माहौल उग्र होने लगा था। तो ये प्रसंग में जिस जगह का जिक्र किया गया है उसे तथाकथित देवभूमि कहा जाता है, और ये हाले बयां है देवभूमि का। एक बागी को तो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि देवभूमि के असल मायने क्या है। शायद वहां वर्ण व्यवस्था बहुत सुचारू रूप से लागू की जा सकती है, क्योंकि ये पर्वतीय क्षेत्र मैदानी इलाकों से या बाकी इलाकों से कटे छटे होते हैं। कुछ समय के लिए, माहौल बदलने के लिए, कुछ छुट्टियां बिताने के लिए हम लोग पहाड़ी क्षेत्रों में जाते जरूर हैं और वहां के लोगों का अच्छा व्यवहार देखकर हम भाव विभोर हो जाते हैं, लेकिन ये हकीकत नहीं है। क्योंकि एक मकान ढूंढने के लिए ओम प्रकाश वाल्मीकि जी की गई जद्दोजहद के प्रसंग को हमने बाखूबी पढ़ा था और ये जाना था कि किस तरह वहां पर जाति और वर्ण को लेकर लोग कितने सजग हैं। मंडल आयोग से जिस वर्ग को लाभ होना था वह चुप्पी साधे बैठा था। गाज दलितों पर गिर रही थी। यानी कि सबसे बड़ा जो इसका आरक्षण का, मंडल आयोग के आरक्षण का लागू होने में जिसको सबसे ज्यादा लाभ था वह था ओबीसी वर्ग, लेकिन वह चुप्पी साधे बैठा था और आज तक भी चुप्पी साधे बैठा है। नीट की परीक्षाओं में ओबीसी आरक्षण को लेकर क्या हुआ है ये हम सबके सामने है, ज्यादा बोलने की जरूरत तो नहीं है। आरक्षण विरोधी आंदोलन अलग राज्य की मांग में परिवर्तित हो गया था, जिसमें स्थानीय राजनीतिक दलों के साथ राष्ट्रीय राजनीतिक दल भी शामिल हो गए थे। दलितों को डराया धमकाया जाने लगा था। मुझे लगातार धमकियां मिलने लगी थी, कभी फोन पर तो कभी चिट्ठी के द्वारा। ये चिट्ठियां बंद लिफाफे में अक्सर कार्यालय के पते पर ही आती थीं। मैंने ये पत्र अपने प्रशासनिक अधिकारी संयुक्त महाप्रबंधक R.K. शर्मा जी को दिखाए थे। उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे इसे पुलिस अधिकारियों की जानकारी में देंगे ताकि वे इस पर कोई कार्रवाई करें, लेकिन माहौल ही ऐसा बना हुआ था कि कोई कुछ नहीं कर सकता था। यहाँ मेरी असहमति है ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के इस प्रसंग से। कोई कुछ नहीं कर सकता था, मान लिया कि असामाजिक तत्वों के सामने कोई भी कमजोर पड़ सकता है, लेकिन एक उचित प्रशासनिक कार्रवाई तो की जा सकती थी प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से, क्योंकि जो भी धमकी भरे खत या फोन आते थे वह ऑफिस के पते पर आते थे इनके। तो प्रशासनिक कार्यवाही तो की जा सकती थी, प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा पुलिस को सूचित किया जा सकता था, जबकि इसमें से ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं किया गया था। शायद ये भी किसी पूर्वाग्रह के चलते ही होगा कि बड़े अपने आप को बुद्धिजीवी बनते हैं, दलित वर्ग से आते हैं और दलितों के खिलाफ एक लामबंदी हुई है यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में तथा कथित देवभूमि में, तो उसकी गाज ओम प्रकाश वाल्मीकि जी पर गिरना लाजमी था। और शायद आला अधिकारियों को भी इससे सुकून ही मिल रहा था कि बड़ा अपने आप को बुद्धिजीवी बनता है कि चलो अब थोड़ा औकात में रहेंगे ये। फिर भी मैंने अपनी ओर से रायपुर पुलिस थाने में FIR दर्ज कराई थी। जब मेरे परिवार के लोगों को यह सब पता चला तो वे काफी चिंतित होने लगे थे। और क्यों ना हो, यदि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को कुछ हो जाता तो ये साहित्य जगत की भारी क्षति तो थी ही, साथ साथ पारिवारिक
क्षति भी बहुत ज्यादा रहती, क्योंकि पूरा परिवार इनके ऊपर आश्रित था। यदि इन्हें कुछ हो जाता तो परिवार भी छिन्न भिन्न होने में देर न लगती। दलित संस्थाओं के कार्यकर्ताओं की राय थी कि कुछ समय के लिए अपनी गतिविधियां बंद कर दें ताकि कोई अवांछित घटना न हो जाए। लेकिन मैंने सभी से एक बात कही थी कि राज्य आंदोलन से मेरा विरोध नहीं है, सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि दलितों को मिलने वाले संवैधानिक आरक्षण पर आंदोलनकर्ताओं का स्टैंड क्या है। कुछ वामपंथी साथी मेरे पास आए थे। उनका आग्रह था कि अलग राज्य आंदोलन में आप हमारे साथ आए। मैंने उनसे भी यही कहा था कि यह आंदोलन आरक्षण विरोध से शुरू हुआ है। जैसा कि प्रसंग के शुरू में उन्होंने बोल दिया कि आरक्षण विरोध से शुरू होते होते ये विरोध इतना बढ़ गया कि अलग राज्य की मांग में परिवर्तित हो गया। वामपंथी दल भी क्या आरक्षण विरोध में है? आप अपनी पार्टी की नीति स्पष्ट करें। एक मीटिंग में मुझे बुलाया गया था इस आश्वासन के साथ कि वहां सिर्फ अलग राज्य की मांग पर ही चर्चा होगी, आरक्षण विरोध में कोई बात नहीं होगी। मैं उस मीटिंग में गया था अपने मित्र विजय शर्मा के बुलावे पर। मैं उसमें शामिल हुआ था, लेकिन जैसे ही मीटिंग शुरू हुई प्रत्येक वक्ता आरक्षण विरोध के मुद्दे पर ही उंगली उठा रहा था। मैंने विजय शर्मा से कहा, कॉमरेड मैं जा रहा हूं, आपके सभी कार्यकर्ता यदि आरक्षण के विरोध में हैं तो मैं इसमें शामिल नहीं हो सकता। और मैं उठकर बाहर आ गया था। कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे रोकने की कोशिश भी की थी, लेकिन मैंने साफ तौर से कहा था, राज्य अलग बनाएं, यह आपका लोकतांत्रिक अधिकार है। जहां तक इस राज्य के विकास का मामला है वहां तक मैं आपके साथ हूं, लेकिन यदि दलितों के अधिकारों को आप छीनने की कोशिश कर रहे हैं तो मैं आपके साथ नहीं हूं। इस घटना के बाद मेरा एक पत्र हंस में छपा था, जिस पर मैंने वामपंथी दलों की दोहरी नीतियों पर अपने विचार लिखे थे। यदि जाति का विनाश आप लोगों ने पढ़ा है तो आपको ध्यान में ला दूं कि उसमें एक आर्टिकल 3 है जिसका जिक्र मैंने खंड 1 में भी किया था। आज यहाँ पे दोबारा उसका मैं जिक्र कर रही हूं, जिसमें डॉक्टर अंबेडकर ने 3rd पॉइंट में फैलेसी ऑफ सोशलिस्ट, फैलेसी मतलब भ्रांति, सोशलिस्ट की भ्रांतियों को लेकर लिखा है कि वे कभी भी सामाजिक सुधार को प्रायोरिटी नहीं देते, हमेशा आर्थिक सुधार और राजनीतिक सुधारों की ही बात करते हैं। इस तरह से वो सामाजिक सुधार को काफी गोलमोल करके घुमा देते हैं। शायद वे खुद भी इस भ्रांति में हैं। और वही बात यहाँ पर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी ने भी लिखी है कि किस तरह से दोहरी नीति अपनाते हैं। उस पत्र को पढ़कर अवधेश कुमार मुझसे बहुत खफा हुए थे और ऐसा कोई अवसर हाथ से नहीं जाने देते थे जहां वे मेरे खिलाफ अनर्गल प्रलाप न करते रहे हों। उनकी इस कार्य में हरजीत भी मेरे विरुद्ध हो गए थे, बल्कि अवधेश से एक कदम और बढ़कर उस संस्था अस्मिता अध्ययन केंद्र के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया था उसने, जिसे हम देहरादून में चला रहे थे। चक्राता रोड पर एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, टिप टॉप, जिसे गुप्ता जी चलाते हैं। यह वह अड्डा था शहर के पढ़ने लिखने वालों, रंगकर्मियों, संगठनकर्ताओं का। अक्सर लोग वहां दिन भर बैठे रहते थे। लंबी लंबी बहसें होती थी, मिलना जुलना तो होता ही था। मैं अक्सर शनिवार को 3 से 5 के बीच वहां जाता था। हरजीत को यह पता था, इसीलिए उसने शनिवार के दिन एक पोस्टर वहां लगाया था, भंगी मां संस्था में आपका स्वागत है। और भंगी मां को इन्होंने लिखा किस तरीके से था, भंगी मां की जगह भंगी डैश मां, मतलब अर्थ का पूरा अनर्थ करके। जब मैं टिप टॉप में पहुंचा, अंदर से बहुत जोर जोर से हंसने की आवाज आ रही थी। यह आवाज बाहर सड़क तक सुनाई पड़ रही थी, लेकिन मुझे देखते ही वे सब चुप हो गए थे। जब मेरी नजर उस पोस्टर पर पड़ी तो उसे ध्यान से देखा। उस वक्त हरजीत वहां बैठा हुआ था और ऐसा दिखाने की कोशिश कर रहा था जैसे इस पोस्टर से उसका कोई लेना देना ही नहीं था। इससे पूर्व भी उसके बने पोस्टर मैंने देखे थे जो हरजीत ने बनाए थे। हरजीत के हाथ से खींची रेखाओं से मैं अच्छी तरह परिचित था। मैंने हरजीत की प्रशंसा की। मान गए गुरु, क्या दूर की कौड़ी फेंकी है, तुम्हारी प्रतिभा देखकर तो कोई भी कायल हो जाएगा। हरजीत ने सफाई देने की कोशिश की थी। नहीं, ये मेरे दिमाग की उपज नहीं है। माहौल गरमाने लगा था। मैंने भी तय कर लिया था कि आज हरजीत को उसकी औकात बतानी है। ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के अंदर जो एक, वे हमेशा इस चीज के पैरवी करते रहे हैं कि माहौल हमेशा सौहार्दपूर्ण होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी
हर तरफ से संभव कोशिश करने के बावजूद भी ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को नीचा दिखाने का कभी भी कोई भी अवसर कोई चूकता नहीं था। यहाँ तक कि मंडल आयोग के लागू होने के टाइम भी कितने सारे इनके जो नियर एंड डियर सो कॉल्ड थे वे भी इनके खिलाफ चले गए थे। तो एक आक्रोश को दबा दबा के अब उनका जो आक्रोश था वो लावे का रूप लेकर बाहर निकलने को था। अमूमन तो हम ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के काफी सभ्य और सौम्य स्वभाव से परिचित रहे हैं, लेकिन यहाँ पर उनका एक आक्रामक रूप देखने को मिलता है दलित आंदोलन को लेकर। अचानक हरजीत उठकर जाने लगा था। मैंने उसे रोका और कहा, पोस्टर बनाने वाले ने नीचे अपना नाम नहीं लिखा है। चलो कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ, उसे पढ़कर ही जाना। हरजीत ठिठक गया था। जितने लोग वहां बैठे थे किसी अवांछित घटना की आशंका से विचलित दिख रहे थे। उनकी थोड़ी देर पहले की हंसी गायब हो चुकी थी। मैंने पेन निकाला और पोस्टर के नीचे लिखा, सरदार हूं पर लोग मुझे तरखान कहते हैं, फिर भी मैं उनके तलवे चाटता हूं। यहाँ पर उन लोगों का जिक्र है जो ये भ्रम पाले बैठे हैं कि हमसे नीचे भी कोई है। खुद तो निचली पायदान पर खड़े हैं, लेकिन हमेशा अपने से भी नीचे वालों को देखकर वे खुश होते रहते हैं कि चलो हम इनसे तो ऊपर हैं, इनसे तो एक पायदान ऊपर चढ़े हुए हैं। तो यहाँ पर उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि जो लोग सवर्ण हैं वह चाहे दलित हो आप, चाहे ओबीसी हो, चाहे तरखान हो, चाहे अपने आप को कुछ भी कह के भ्रांति पाल लें अपने बारे में, लेकिन सवर्ण लोगों के लिए आप एक ही समाज के साबित होते हैं। वे आप सबको एक ही सो कॉल्ड तथा कथित नीच जातियों में ही काउंट करते हैं। यह लिखते ही हरजीत बिफर उठा था। मैं भी इसके लिए तैयार था। मैंने कहा, हरजीत गलत बात में खड़े हो इसीलिए कि झूठ को आदर्श मान लिया है तुमने। उसने कुछ बोलने की कोशिश ही की थी। बस इससे आगे कुछ मत कहना, वरना मैं वह सब कर सकता हूं जो एक लेखक को नहीं करना चाहिए। आप बाध्य करेंगे तो मैं कर सकता हूं। अचानक हरजीत ने उस पोस्टर को फाड़कर बाहर नाली में फेंक दिया था। काउंटर पर बैठा गुप्ता मंद मंद मुस्कुरा रहा था। शायद गुप्ता जी ये जानते थे कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी क्या करने वाले हैं। नवंबर 1998 में मेरे तबादले का आदेश तोप गाड़ी फैक्ट्री GCF जबलपुर के लिए आ गया था। उन दिनों में पारिवारिक समस्याओं में उलझा हुआ था। सास ससुर की तबीयत तो खराब चल रही थी, चंदा का इलाज भी चल रहा था। वह अस्थमा से पीड़ित थी। यानी कुल मिलाकर मैं उस समय तबादले पर जाने की स्थिति में नहीं था। मैंने काफी कोशिश की थी कि किसी तरह यह तबादला रुक जाए। इस तबादले ने मुझे एक पदोन्नति मिलने वाली थी, मैं उसे भी छोड़ने के लिए तैयार था, लेकिन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के चेयरमैन का सख्त आदेश था कि जिनके तबादले हुए हैं उन्हें तत्काल अपनी नई जगह जाकर नया पद संभालना है। उनका जो सपना था कि वे वहीं पर रहें, सपना तो नहीं कहना चाहिए, एक मजबूरी थी देहरादून में बने रहने की, क्योंकि परिवार को भी संभालना था, बूढ़े सास ससुर को भी संभालना था। जब मेरे तबादले की खबर मेरे सास ससुर को लगी तो वे काफी परेशान हो गए थे। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की, हमारे साथ जबलपुर चलो, जो भी सुख दुख होगा एक साथ रहेंगे, हमारी चिंता भी दूर हो जाएगी कि आप लोग यहाँ अकेले हैं। लेकिन ससुर जी को यह गवारा नहीं था। वे बार बार यही कहते, अपनी माँ को ले जाओ, मैं तो यही रहूंगा। जबकि देहरादून में इतने वर्ष रहने के बाद भी उनके पास अपनी कोई संपत्ति नहीं थी, फिर भी अजीब तरह का मुंह पाले बैठे थे। देहरादून छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। उन्हें समझाने की मेरी तमाम कोशिशें नाकाम हो गई थी। वे दिन मेरे लिए गहरी निराशा के दिन साबित हो रहे थे। मैं मानसिक द्वंद्व से गुजर रहा था। तो एक बार फिर ये उसी स्थिति का जिक्र है यहाँ पर कि अपनी दयनीय स्थिति में वे लोग कितने रम गए हैं कि कोई सुअवसर भी हाथ लगे तो वे उसको छोड़ देते हैं। अपनी स्थिति में किसी भी बदलाव को पाने के वे इच्छुक नहीं हैं। कोई उनका हाथ बढ़ाकर खींचना भी चाहे तो वे उसके लिए इनकार कर देते हैं। मैं समझती हूँ कि ऐसी जड़ सोच से बाहर आना चाहिए बुजुर्गों को भी। नया जो जमाना है उससे कदम से कदम मिलाकर चलने का कोशिश करनी चाहिए। इतनी हठधर्मी ठीक नहीं है। इससे ना तो आप नई जनरेशन को कोई सहयोग दे पाते हैं और ना ही अपनी स्थिति में भी कोई बदलाव ला पाते हैं।
अगर आप ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के सास ससुर जी उनके साथ चले जाते तो उनकी दुश्चिंताएं कम हो जाती, वह नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ ज्यादा दुगनी रफ्तार से काम कर पाते। अंत में काफी जद्दोजहद और सोच विचार के बाद मुझे जबलपुर जाने का निर्णय लेना पड़ा। यह तय हुआ कि अभी मैं जाकर ज्वाइन कर लेता हूं। रहने की ठीक से व्यवस्था हो जाने पर घर गृहस्थी का सामान बाद में ले जाएंगे। चंदा कुछ दिन अपने माता पिता के साथ रहेगी। इस बीच यदि इन लोगों का मन बदल जाए तो उन्हें भी लेकर जबलपुर आ जाएंगी। मैंने 30 नवंबर 1998 को GCF जबलपुर में अपना नया पद ग्रहण कर लिया था। इस फैक्ट्री में एक बार पहले भी मेरी पोस्टिंग हुई थी, लेकिन मात्र 1 सप्ताह ही में वहां रह पाया था। विभागीय प्रशिक्षण की परीक्षा में चयनित होकर मैं अंबरनाथ अर्थात मुंबई आ गया था। यह जुलाई 1970 की बात थी जब इनका चयन एज अ ट्रेनी हो गया था। मैंने ज्वाइन तो कर लिया था, लेकिन 1 सप्ताह से ज्यादा हो गया था, मुझे कोई अनुभाग नहीं दिया गया था अर्थात डिपार्टमेंट। उस समय वहां महाप्रबंधक के पद पर PK मिश्रा जी थे और संयुक्त महाप्रबंधक यानी कि प्रशासन NK वार्ष्णेय जी थे। जब उनसे परिचय हुआ तो उन्होंने मेरे सरनेम को लेकर भी कई प्रश्न मुझसे किए थे और मेरी योग्यता, अनुभव आदि को ताक पर रखकर वार्ष्णेय जी ने एक ऐसा अनुभाग मुझे सौंप दिया था जिसके बारे में मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। शायद यह सब मेरे वाल्मीकि सरनेम की बदौलत ही मुझे दिया गया था। एक बार फिर सरनेम इनके तरक्की में या इनके काबिलियत को लेकर आड़े आ रहा था। मेरा तकनीकी ज्ञान इस सरनेम के कारण एक बार फिर से कहीं पीछे धकेल दिया गया था। एक ऐसा अनुभाग जो पूरी आवासीय कॉलोनी की साफ सफाई से लेकर सीवेज आदि के काम को देखता था, उस अनुभाग में 100 से ज्यादा सफाई कर्मी थे और इतने ही श्रमिक थे। कॉलोनी में एक बाजार भी था जिसमें दुकानदारों से दुकानों का किराया वसूलने का काम होता था, जो एक बेहद जटिल काम था। ऐसे अनेक दुकानदार वहां थे जिन्होंने कई वर्ष से किराया नहीं दिया था। बाजार की गुंडागर्दी अलग थी जिससे जूझना एक मुसीबत थी। कभी कभी तो सिर्फ टॉवल की नौबत भी आ जाती थी। तो देखा आप लोगों ने किस तरीके से एक बार फिर वाल्मीकि सरनेम आड़े आ गया इनकी काबिलियत को लेकर। बार बार पूर्वाग्रहों से ग्रसित सवर्ण लोग इन्हें आगे बढ़ने से हमेशा रोकते थे, इनकी काबिलियत पर हमेशा सवालिया निशान खड़ा करते थे। अपनी काबिलियत को लेकर वे कभी कोई चर्चा नहीं करते थे। इसका जिक्र कई प्रसंगों में उन्होंने लगातार किया है कि इनके जो प्रशासनिक अधिकारी थे उनको भी नॉलेज बहुत कम हुआ करती थी और अक्सर ओम प्रकाश वाल्मीकि जी उनको नॉलेज के क्षेत्र में पछाड़ दिया करते थे। इसी फैक्ट्री में मेरे एक पुराने मित्र राजेश वाजपेयी भी थे जो मेरे साथ मुंबई में हॉस्टल के साथी थे। उसने मजाक में कहा था, क्यों प्यारे, क्या प्रतिक्रिया है इस पद को ग्रहण करने पर? कुछ मत कहना, तुम चाहे जितने बड़े लेखक बुद्धिजीवी बन जाना, हमारी बनाई व्यवस्था घुमा फिराकर तुम्हें यही एहसास कराती रहेगी कि तुम्हारी असली जगह क्या है। मेरी मानो, चुपचाप बिना कुछ कहे अपने ऑफिस में बैठो और सरकारी काम के साथ साथ उस अनुभाग में कार्यरत सफाई कर्मचारियों को जीने का सलीका सिखाओ। यह मानकर कि चाहे किसी भी मानसिकता के तहत तुम्हें वहां भेजा गया था, लेकिन सही भेजा गया है, यह सिद्ध कर दो। मैंने खंड 1 में भी जिक्र किया था कि अच्छे दोस्त लैंप पोस्ट की तरह होते हैं जो एक फिक्स्ड अंतराल पर आपको रोशनी दिखाते रहते हैं जिससे आपका रास्ता सुगम होता चला जाता है। और यहाँ पर इनके दोस्त मैं नाम भूल गई, राजेश वाजपेयी जी भी यही काम कर रहे हैं। जहां ओम प्रकाश वाल्मीकि जी निराश होकर बैठ गए थे कि ये उनकी काबिलियत के अनुकूल नहीं है डिपार्टमेंट, वहीं पर राजेश वाजपेयी जी उन्हें हौसला बंधाते हैं कि बेशक ये आपकी काबिलियत के आधार पर नहीं दिया गया है, लेकिन यहाँ पर करने के लिए बहुत कुछ है जो आपके जैसा एक बुद्धिजीवी ही कर सकता है। मेरा ये मित्र राजेश वाजपेयी मजाक मजाक में बात तो पते की कह गया था, लेकिन उस समय मैं जिस मानसिक पीड़ा से गुजर रहा था वहां मैं कुछ ज्यादा सोच नहीं पा रहा था। मुझे लग रहा था कि ये सब जो हो रहा है वे ठीक नहीं है। यदि मुझे यही सब करना था तो इतनी पढ़ाई लिखाई की जरूरत ही क्या थी।
इसी द्वंद्व में फंसकर मैं राजेश वाजपेयी की बात को ठीक से नहीं ले पा रहा था। मैंने कहा, राजेश, पता नहीं क्यों बार बार मुझे यह एहसास कराया जाता है कि मेरा जन्म किस घर में हुआ है। क्या कभी मुझे इस अभिशाप से मुक्ति नहीं मिल पाएगी? मुक्त नहीं होने दिया जाएगा? मेरे अंतस में धधक रहे अंगारों की आंच राजेश वाजपेयी को छू गई थी। उसने मुझे अपने सीने से लगाते हुए कहा, यार, ये सरकारी नौकरी है, इतना सीरियस क्यों हो रहे हो? काम शुरू करो, तुम्हारी काबिलियत स्वयं बोलेगी। और देखना, फैक्ट्री प्रशासन ज्यादा दिन तुम्हें वहां नहीं रख पाएगा। कोई ना कोई बड़ा और जिम्मेदारी का काम तुम्हें सौंप दिया जाएगा। जहां चाह वहां राह। यही बात बोल सकते हैं। एक बार फिर विपरीत परिस्थितियां ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के सामने खड़ी हो गई थीं। और उसके साथ ही साथ ये एक सुनहरा अवसर भी था उनके लिए कि वे सफाई कर्मचारियों को जीने का ढंग सिखाएं, क्योंकि वे उन सभी के लिए स्वयं आदर्श के तौर पर मौजूद थे। उनमें ये प्रेरणा डाल सकें, उनको ये एहसास करा सकें कि यदि आप में हौसला है, यदि आप में हिम्मत है, यदि आप अपने लिए आत्मसम्मान चाहते हैं, तो आप पढ़ लिख कर मेरी ही तरह प्रशासनिक अधिकारी भी बन सकते हैं। यह तो बहुत बड़ी फैक्ट्री है, यहाँ महत्वपूर्ण उत्पादन होता है। वे एक अच्छे और काबिल अधिकारी को किसी ऐसे काम में नहीं रख पाएंगे जहां उसके अनुभव और उसके ज्ञान का सही इस्तेमाल ना हो रहा हो। कहते हुए राजेश वाजपेयी ने मेरा हौसला बढ़ाया था। राजेश वाजपेयी ने मुझे शांत करने के लिए कहा था, मैं खुद महाप्रबंधक के इस फैसले से दुखी हुआ हूं कि तुम्हें ऐसा काम दिया गया है, जबकि तुम्हें तो किसी रिसर्च या विकास कार्य से जोड़ना चाहिए था जहां तुम्हारे अनुभव का लाभ फैक्ट्री को मिलता। यह काम महाप्रबंधक का नहीं है, यह तो संयुक्त महाप्रबंधक का है, जिसे मेरे सरनेम की अच्छी जानकारी है, क्योंकि वे मेरे ही क्षेत्र से है। इसलिए उसने मुझे जानबूझकर इस काम में लगाया है। अधिकारी बन गए हो तो संभालो इन सफाई कर्मचारियों को। मैंने अपने मन में उठती शंकाओं को जाहिर किया। अरे, यह साला तो महाकमीना है, लेकिन मेरी ये राय है कि तुम इस बारे में सोचना बंद करो। शायद इसी में कुछ बेहतर छिपा है। तुम तो यार समाज सेवी हो, यही मानकर चलो कि अनजाने में तुम्हें समाज सेवा का अवसर दिया गया है, वह भी सरकारी समय में। यह एक मौका है लोगों के बीच जाकर काम करने का, और मुझे विश्वास है यह तुम कर पाओगे। उन्हें जीना सिखा दो, फिर देखना इस निर्माणी में एक नया परिवर्तन दिखाई देगा। क्या तुम्हारे जीवन का यही मिशन नहीं है, या तुमने भी अपना रास्ता बदल लिया है? तो ये होते हैं सच्चे मित्र, जो आपको कभी निराश नहीं होने देते। कभी यदि आपको निराशा घेर भी ले तो उसी में से रास्ता आपके लिए ये लोग निकाल देते हैं। वाजपेयी ने जैसे मेरे मन की बात को ठीक से समझा था। उसकी इस बात ने मुझे नई रोशनी मिली थी। मैंने आपको पहले ही कहा कि अच्छे दोस्त लैंपपोस्ट की तरह होते हैं, जो समय समय पर सही अंतराल पर आपके लिए रोशनी पैदा करते हैं। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, शायद तुम ठीक कह रहे हो, मुझे इस पोस्टिंग को इसी रूप में लेना चाहिए। थैंक्स यार, तुमने मेरी आंतरिक पीड़ा से मुझे बाहर निकालने में मदद की। अनुभाग में पद ग्रहण करने से पहले मैंने छुट्टियों के लिए आवेदन कर दिया था, ताकि चंदा भी यहाँ आ जाए तो ठीक रहेगा। सरकारी आवास मुझे मिल ही गया था, इसलिए घर गृहस्थी का सामान भी शिफ्ट करना था। जैसे ही मैं देहरादून पहुंचा, अचानक महेंद्र वरिष्ठ का फोन आया था। वे जबलपुर की ऑर्डिनेंस फैक्ट्रियों के ज्वाइंट कंट्रोलर ऑफ डिफेंस अकाउंट्स थे, और जीसीएफ में ही उनका कार्यालय था। जैसे ही मेरी ड्यूटी ज्वाइन करने का आदेश उनके पास पहुंचा, तो उन्होंने संयुक्त महाप्रबंधक प्रशासन एन.के. वार्ष्णेय जी को फोन किया। यह जो ओम प्रकाश वाल्मीकि ने अभी अभी ज्वाइन किया है, क्या ये देहरादून से आए हैं? हाँ, क्यों, क्या बात है? एन.के. वार्ष्णेय जी ने सवाल किया। आपने उन्हें यहाँ कहाँ पोस्ट किया है? सफाई के काम में? महेंद्र वरिष्ठ ने कहा। क्यों सर, फिर कहाँ करता? ये तो उसके लिए सबसे सही जगह है, एन.के. वार्ष्णेय जी ने व्यंग्य से कहा। आपको पता है वह एक चर्चित कथाकार, कवि और आलोचक है? महेंद्र वरिष्ठ ने उनको बताया। क्या? एन.के. ने आश्चर्य व्यक्त किया। वह इस समय कहाँ है? मेरी उनसे बात कराओ, महेंद्र वरिष्ठ ने कहा। वह तो देहरादून गए हैं, फैमिली लाने जनवरी में लौटेंगे, एन.के. वार्ष्णेय जी ने कहा। उनका कोई कांटेक्ट नंबर हो तो दीजिए, महेंद्र वशिष्ठ ने कहा।
वहां से नंबर लेकर उन्होंने मुझे फोन किया। चिंता मत करो, मैं यहाँ हूं। इस रोमी एन के वाशने को मैं सबक सिखाऊंगा। तुम आ कब रहे हो? जी मैं 10 जनवरी की सुबह पहुंच रहा हूं। उनके साथ ही ट्रक भी निकलेगा। उम्मीद है वह भी समय पर पहुंच जाएगा। मैंने कहा, मुझे फोन करना, सामान उतारने में लेबर्स की जरूरत पड़ेगी, उसका इंतजाम मैं कर दूंगा, महेंद्र वरिष्ठ जी ने कहा। महेंद्र वरिष्ठ जी एक व्यंग्य कथाकार के रूप में जाने जाते थे। उनका एक कथा संग्रह भी आ चुका था। उनसे कभी मुलाकात तो नहीं हुई थी, लेकिन उनके नाम और लेखन से मैं अच्छी तरह परिचित था। यह जानकर अच्छा लगा था कि वे GCF में ही बैठते हैं। मिलने जुलने की संभावना बढ़ गई थी। GCF में रहते हुए उनसे काफी घनिष्ठ संबंध बन गए थे। हर रोज मुलाकात होती थी। घरेलू स्तर पर भी दोनों परिवारों के बीच निकटता बढ़ गई थी। बाद में उनका तबादला दिल्ली हो गया था, तो संपर्क भी कम हो गया था। इसके बाद एक बार ट्रेन में मिले थे, फिर काफी लंबे समय से मुलाकात नहीं हुई थी। तो साहित्यकारों से सभी डरते हैं। इस प्रसंग में भी इसी चीज का जिक्र आया है। जहां वार्ष्णेय जी को पता चला कि ये मशहूर कथाकार हैं, तो उनकी बोलती बंद हो गई वहां पर, क्योंकि शायद अनजाने में ही उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया था कि सफाई कर्मचारियों को भी जरूर कुछ ना कुछ बेहतर इनकी जिंदगी में कर देंगे। GCF स्टेट का कार्यभार मैंने संभाल लिया था। पहले दिन का अनुभव चौंकाने वाला था। जब मैं अपने ऑफिस पहुंचा तो बाकायदा मेरे नाम की पट्टी दरवाजे के बाहर लगी हुई थी और पूरा स्टाफ बरामदे में भीड़ लगाए खड़ा था। बाहर लेबर और सफाई कर्मचारी पंक्तिबद्ध खड़े थे। अजीब दृश्य था। इतनी लंबी नौकरी में ये दृश्य किसी भी फैक्ट्री में देखने को नहीं मिला था। अपने ऑफिस के सामने इतने लोग देखकर मैं चौंका था। मैंने वहां खड़े स्टाफ से पूछा, ये भीड़ किस लिए? आपसे मिलने के लिए खड़े हैं सर, आपका स्वागत करना चाहते हैं, एक सीनियर स्टाफ ने कहा। इनसे कहो अपने अपने कार्यस्थल पर जाएं, मैं वहीं आकर इनसे मिलना चाहूंगा, कहकर मैं अपने ऑफिस में आ गया। जैसे ही सीट पर बैठा, एक एक करके सभी आने लगे और मेरे पांव छूने का कार्यक्रम शुरू हो गया। मेरे लिए ये एक अजीब स्थिति थी। उसमें महिलाओं की संख्या बहुत ज्यादा थी। अचानक एक बुजुर्ग महिला अंदर आई, पांव छूकर बोली, आपके बारे में बहुत सुना है, आज देख लिया तो बहुत अच्छा लगा। ये तो बहुत खुशी की बात है कि आप हमारे अधिकारी हैं। तो ये उन सब सफाई कर्मचारियों की तरफ से इन्हें ट्रिब्यूट था कि इनके समाज से कोई तो है जो इतना आगे तक बढ़ा है, जो उस वक्त के दौर में एक नई बात थी। मैं बाहर आ गया था। वहां मौजूद सभी थे। मैंने कहा, कल से कोई भी यहाँ पांव छूने नहीं आएगा। सभी अपनी हाजिरी लगाकर सीधे अपने कार्यस्थल पर जाएंगे। हाँ, किसी की कोई समस्या है वे सुबह मुझसे मिलने जरूर आ सकता है। आप एक सरकारी नौकर हैं, उसी तरह मैं भी उसी सरकार का नौकर हूँ। यह एक अलग बात है कि आप सफाई कर्म या लेबर हैं और मैं एक अधिकारी हूँ। कल से कोई किसी के भी पांव नहीं छूने आएगा। यह मेरे ना किसी स्टाफ के। यदि ऐसा कोई करता है तो मैं उसे अनुशासनहीनता मानूंगा। आप अपना काम ठीक से करें, ईमानदारी से करें। आपकी कोई समस्या है मुझे बताएं। अब आप अपने काम पर जाएं। मेरी बात सुनकर वे काफी निराश हुए थे। उनमें खुसर खुसर शुरू हो गई थी, लेकिन वे वहां से चले गए थे। हो सकता है निराशा की वजह ये रही हो कि उन्हें लगा हो कि अब ये भी आला अधिकारी हो गए तो शायद हम लोगों के बीच में इनको उठना बैठना पसंद ना हो, जबकि ऐसी कोई बात नहीं थी। यहाँ पर इन सफाई कर्मचारियों का भी मैं पूर्वाग्रह ही कहूंगी कि ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को समझे बगैर उन्होंने एक पूर्वाग्रह पाल लिया कि शायद ये अधिकारी बन गए हैं तो हमसे अलग थलग रहने के लिए सोच रहे हैं। मैंने स्टाफ को भी बुलाकर ये हिदायत दी थी कि कल से किसी भी कर्मचारी को, चाहे वह सफाई कर्मी है या लेबर, पांव छूने के लिए प्रोत्साहित नहीं करेगा। यदि ऐसा हुआ तो जिम्मेदारी स्टाफ की ही होगी। मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। मेरे ज्वाइन करने की सूचना GCF के दुकानदारों को भी मिल चुकी थी। वे भी एक एक करके आने लगे थे। उन्हें भी मैंने यही कहकर वापस लौट आया, आपसे मिलने में आपकी दुकान पर ही आऊंगा। यहाँ आप उसी वक्त आए जब आपकी कोई समस्या हो। मुझे ये पांव छूने जैसी औपचारिकताएं पसंद नहीं है, ना मैं इन सब का अभ्यस्त हूँ। मुझे ये सब सामंती तौर तरीके लगते हैं। अतः ध्यान रहे, आप मुझे उलझन में नहीं डालेंगे। उन सब के लिए ये रोजमर्रा का काम था, जैसे उनके खून में ये सब घोल दिया गया था।
मेरी बातों ने उनके मन में एक अजीब तरह की खामोशी भर दी थी। वे वापस जरूर जा रहे थे लेकिन खुश नहीं थे। हैरानी से मुझे देख रहे थे। शायद इससे पहले उन्हें जो लोग मिले थे वह इनसे इसी तरह का व्यवहार चाहते रहे होंगे। अब यहाँ पर यदि आप एक तुलनात्मक अध्ययन करें, खंड 1 में वे कहते हैं कि जातिवाद जो है लोगों को घरों से ही सिखाया जाता है, ये उनके खून में शामिल हो जाता है। उसी तरीके से ये बाबूडम जिसको हम कहते हैं आम भाषा में, ये जो नीचे के लोग हैं जो आपके अंडर काम करते हैं उनके खून में शामिल कर दिया जाता है कि आपको ऐसा ही करना है। आपके जो अफसर हैं, आला अधिकारी हैं, आपको उनका हर हुक्म सरमाथे पर लेना है। सुबह का वक्त था। मैं अपने ऑफिस में अभी पहुंचा ही था कि मेरे गुरुवर्य बड़े भाई प्रकाश कांबले जी, जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री अंबाझरी नागपुर में संयुक्त महाप्रबंधक के पद पर थे, अचानक मेरे ऑफिस में आ गए थे। मैं उन्हें देखकर चौंका। अचानक, वह भी बिना किसी सूचना के। इससे पहले कि मैं कुछ कहूं वे स्वयं ही कहने लगे, तुम्हारी ज्वाइनिंग की खबर मुझे मिल गई थी, इसलिए चला आया। सब ठीक तो है? चंदा कैसी है? जी सब ठीक है, चंदा भी ठीक है। आज सुबह ही कह रही थी कि आपका एक भाई इसी फैक्ट्री में है, पता करना। मैंने कहा, हाँ मैं सीधे यहीं आ रहा हूं, अभी घर नहीं गया हूं। उससे कहूंगा कि वह तुमसे आकर मिले, कांबले जी ने कहा। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन यह जो सेक्शन मिला है अच्छा नहीं लग रहा है। मैंने दबे स्वर में अपने मन की पीड़ा व्यक्त की। वह तपाक से बोली, पागल मत बनो, इससे तुम्हें क्या फायदा होने वाला है उसके बारे में तो सोचो। फैक्ट्री के अंदर यदि कोई उत्पादन विभाग तुम्हें मिल जाता तो सिर्फ उत्पादन के झंझटों में ही फंसे रहते। जबलपुर में तुम्हें कोई नहीं जान पाता। अब यहाँ बैठकर आराम से फैक्ट्री का काम करो और अपने संपर्कों को भी बढ़ाओ। तुम्हारे साहित्यिक मित्र दिन में तुमसे मिलने फैक्ट्री में नहीं आ सकते थे, यहाँ आराम से आ सकते हैं। तो रास्ते में से रास्ता निकला जा रहा है और यह भी एक रोशनी का ही काम कर रहे हैं उनके जीवन में। जहां वाल्मीकि जी अभी तक भी इस चीज को लेकर परेशान थे कि उनके काबिलियत के हिसाब से ये अनुभाग नहीं दिया गया है, वहीं कांबले जी भी उनको यही बात को सपोर्ट कर रहे हैं कि ये जो होता है वो अच्छे के लिए होता है और ये तुम्हारे अच्छे के लिए हुआ है। यहाँ बैठकर आराम से अपने संपर्कों को बढ़ाओ और लोगों से मिलने जुलने की यहाँ रोक टोक नहीं है, क्योंकि सफाई कर्मचारी विभाग है और यहाँ पर आने जाने वाले लोग बहुत ज्यादा कदाही होते हैं और जो आते हैं उनके साथ टोक टाक भी नहीं होती है। कोई सिक्योरिटी भी उन्हें यहाँ आने से नहीं रोकेगी, क्योंकि यहाँ तुम्हारे पास पब्लिक सेवा का काम है जिसमें कोई भी आ सकता है। इसलिए फालतू की बातें दिमाग से निकालकर अपने काम में मन लगाओ। तुम खुद देखोगे कि सब लोग तुम्हें किस तरह इज्जत दे रहे हैं। ये तुम्हारे परिचय का दायरा कितनी तेजी से बढ़ा रहा है। खैर छोड़ो, चंदा को बता देना लंच में मैं तुम लोगों के साथ ही करूंगा। तुम्हारा स्कूटर की चाबी यहाँ कहाँ है? मुझे दो, मैं घर जाकर अभी आता हूँ, यही मिलना मुझे। ये कहते हुए उठकर खड़े हो गए थे। मैंने स्कूटर की चाबी उन्हें दे दी थी। उनके शब्द ने मुझे एक नई ऊर्जा दी थी जो अपने काम को पूरा मन से इसलिए मैं करने लगा था। जबलपुर के साहित्यकारों को भी ये खबर मिल गई थी कि मैं GCF में आ गया हूँ। सबसे पहले तो मुझे खोजते हुए कथाकार रमेश सैनी आए थे, फिर चर्चित कहानीकार रंगकर्मी राजेंद्र दानी, देवेश चौधरी देवेश आए थे। देवेश चौधरी ही मुझे जगदीश भाटिया जी असंग घोष के ऑफिस ले गए थे, यानी प्रकाश कांबले जी की सलाह सही सिद्ध होने लगी थी। तो इस तरीके से उनका सामाजिक संपर्क के साथ साथ साहित्यिक संपर्क भी तेजी से बढ़ने लगा था। दिल्ली के सुभाष गताड़े जी भी मिलने आए थे। सुभाष गताड़े जी के बारे में बता दूं कि माउंटेन मैन दशरथ माझी जी के ऊपर इन्होंने एक छोटी सी पुस्तक लिखी थी जिसको महाराष्ट्र के पाठ्यक्रमों में शामिल किया गया है। फैक्ट्री के बाहर चाय की दुकान के सामने पड़ी बेंचों पर हमने काफी देर बैठकर गपशप की थी। साथ ही जबलपुर के कट ग्लासों में चाय की चुस्की लेते हुए उस वातावरण का आनंद लिया था। दुकानदार बार बार मेरे लिए कुर्सी लाकर रख रहा था, लेकिन मैंने उसे समझाया, भाई मुझे बेंच पर बैठकर चाय पकौड़ी खाने दो, भूल जाओ कि इस बजरिया का मैं अधिकारी हूँ, मुझे एक साधारण जीवन का आनंद लेने दो। दुकानदार को हमारी ये बातें अजीब लग रही थी। सुभाष गताड़े के साथ मेरी ये मुलाकात बेहद सुखद थी। देहरादून से मेरा सामान ट्रक से आ गया था। विजय गौड़ ट्रक के साथ आए थे। सामान उतर जाने के बाद विजय ने कहा, भाई साहब मुझे कल ही वापस जाना है, अगर संभव हो तो आज समय निकालकर ज्ञान रंजन जी से मिलने चलें।
मैंने कहा, विजय तुम ट्रक के साथ आए हो, थके हुए हो, एक आध दिन रुक जाओ, थोड़ा आराम भी मिल जाएगा, जबलपुर में थोड़ा घूम फिर लेना। लेकिन मैं नहीं माना, कहने लगा कल ही निकलना है, आज कोशिश करो किसी तरह ज्ञान जी से मुलाकात हो जाए। तो हम दोनों ज्ञान रंजन जी से मिलने उनके निवास पर गए थे। ज्ञान जी बेहद आत्मीयता से मिले थे। उन्होंने कहा था, वाल्मीकि जी आप जबलपुर आ गए हैं तो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं व्यक्तिगत रूप से बेहद खुश हूँ, इस शहर में आपका स्वागत है। मुझे भी जबलपुर आकर अच्छा लग रहा था। ढेर सारे मित्र मुझे मिल गए थे, कुछ पुराने परिचित भी और कुछ नए भी थे। ज्ञान रंजन जी से अक्सर मुलाकात होने लगी थी। उन्होंने पहल के दलित विशेषांक निकालने की योजना भी हमारे सामने रखी थी। साथ ही वे चाहते थे कि इस अंक का अतिथि संपादन मैं करूं। मैंने ये प्रस्ताव स्वीकार भी कर लिया था, लेकिन कुछ स्थितियां ऐसी बनी कि ये योजना आगे नहीं बढ़ सकी। इसका मुझे अफसोस है। कुंदन सिंह परिहार जी जबलपुर के एक कॉलेज में प्रिंसिपल थे। उनसे मैं कॉलेज में ही मिला था। बेहद सरल, कम बोलने वाले, लेकिन गहरी आत्मीयता से लबरेज व्यक्तित्व। असंग घोष और देवेश चौधरी से मिलकर तीसरा पक्ष पत्रिका की योजना बनाई थी, जिसकी जिम्मेदारी असंग घोष और देवेश चौधरी ने अपने ऊपर ले ली थी तथा उसकी तैयारी भी शुरू हो गई थी। जबलपुर में दलित साहित्य की यह एक उपलब्धि थी जिसे देवेश चौधरी और असंग घोष ने बाखूबी निभाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। इसमें और भी कई साथी जुड़ गए थे। तो इस तरह उनकी साहित्यिक जो दायरा था वो और ज्यादा व्यापक हो गया जबलपुर में आके। और खासकर ये सफाई कर्मचारी का जो अनुभाग उनको जबरदस्ती सौंप दिया गया था पूर्वाग्रहों के चलते, वह उनके लिए एक बेहतरी करने का मौका सिद्ध हुआ। आज का एपिसोड यहीं तक करेंगे। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और आपके दिए हुए प्यार को अम्बेडकर नामा आभार व्यक्त करता है, उस प्यार के लिए धन्यवाद।